ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अदिति दुबे है और मैंने इस बार यूपीएससी सीएसई 2024 में ऑल इंडिया रैंक 180 सिक्योर की है। इस रैंक में GS1 में मेरे 118 मार्क्स थे, जिसने मेरी बहुत हेल्प करी। तो इस वीडियो के थ्रू मैं उसको डिस्कस करना चाहूँगी। उससे पहले एक ब्रीफ बैकग्राउंड मेरे बारे में। मैंने अपनी स्कूलिंग क्लास 12 तक लखनऊ से करी है, लखनऊ पब्लिक स्कूल से। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन BA प्रोग्राम हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में कारगी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से करा है। उसके बाद जब मैं 2022 में पास आउट हो गई, उसके बाद मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। 2023 में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, उसमें प्री नहीं क्लियर हुआ था। 2024 में मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था, जिसमें मुझे ये रैंक मिली है। तो अभी इस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि मेरी स्ट्रैटेजी कितनी फॉलो करनी है और कितनी नहीं करनी है। क्योंकि मैंने BA किया था तो मुझे थोड़ा बहुत बैकग्राउंड था, तो मैं इसमें GS1 की स्ट्रैटेजी डिस्कस करना चाहूँगी। तो GS1 में मेजरली 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, जोग्राफी और सोसाइटी। अगर मेरे 118 मार्क्स थे और उसमें आई थिंक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि मैंने तीनों सब्जेक्ट्स पे बहुत टाइम दिया था और उस पर अच्छा कंटेंट प्रिपेयर करने की कोशिश करी थी। इनफैक्ट इतना ज़्यादा टाइम दिया था कि उसकी वजह से मेरा GS2 और GS3 थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। तो आपको बैलेंस करना है, यूपीएससी इज़ ऑल अबाउट बैलेंसिंग। तो फिलहाल मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बता देती हूँ ताकि जब आप अभी स्टार्ट करिए तो उसको कैसे किया जा सकता है। तो सोसाइटी की अगर बात करें तो उसमें मैं आपको पहले सोर्सेज बताती हूँ और फिर मैं बताऊँगी कि मुझे क्या लगता है कि डिफरेंट किया जा सकता है या जो मैंने डिफरेंट किया जिससे अच्छे मार्क्स मिले। तो प्रोसेस तो ये होना चाहिए कि पहले आपके सिलेबस वाइज नोट्स होने चाहिए। सिलेबस में जो टॉपिक्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग नोट्स होने चाहिए। उसके लिए जो मेरे सोर्सेज थे, एक तो विजन का वैल्यू एडिड मटेरियल था जो कि मैंने 2023 के फेलियर के बाद ही बना लिए थे। तो वो एक बेसिक नोट्स होने चाहिए जहाँ पे आपके जो सारे टॉपिक्स गिवन है वो कवर हो जाने चाहिए। बट वहाँ पे आपको रुकना नहीं है, उसके बाद भी चीज़ें करनी है जिससे आपको एक्स्ट्रा एज मिलता है। तो विजन के वैम से जब आपने नोट्स बना लिए उसके बाद कुछ विजन वैम में कुछ चीज़ें नहीं कवर थी जो सिलेबस में गिवन थी। उसके लिए मैंने महक जान मैम के टेलीग्राम चैनल से उनके सोसाइटी के नोट्स उठाए थे, फिर उसमें अपनी ओर से कुछ चीज़ें ऐड करी थी। उसके अलावा मैंने न्यूज़पेपर से वैल्यू एडिशन किया था क्योंकि सोसाइटी में आई बिलीव रेलिवेंट एग्जाम्पल्स डालना इंपॉर्टेंट हो जाता है और अगर आप उसको अच्छे से कोट कर पाते हैं तो वो रिवॉर्ड भी होता है। उसके अलावा जो मेरे सोर्सेज थे जो मैंने वैल्यू एडिशन के लिए यूज़ किया था वो था शिवन सर का जो राइट स्मार्ट है उसके मॉडल आंसर्स। वहाँ पे सर आंसर राइटिंग के लिए डिफरेंट अप्रोचेस बताते हैं, वो भी बहुत यूज़फुल था। उसके अलावा जो मॉडल आंसर्स वो प्रोवाइड करते हैं उससे वैल्यू एडिशन अच्छा होता है, तो वो मैंने यूज़ किया था। और स्मृति शाह मैम, वो भी विजन IAS में पढ़ाती हैं, उन्होंने अपने टेलीग्राम पे PYQ के सोल्यूशंस डाल रखे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो मैंने रेफर किए थे और वहाँ से वैल्यू एडिशन किया था, तो वो भी उससे भी मेरी हेल्प हुई थी। और लास्टली मैंने विजन IAS का अभ्यास मेंस के अभ्यास में भी इनरोल किया था। उसके जो मॉडल आंसर्स थे वहाँ से जो रेलेवेंट था थोड़ा बहुत वो मैंने यूज़ किया था सोसाइटी के नोट्स में वैल्यू एडिशन के लिए। तो एक बार जब आपने बेसिक नोट्स बना लिए उसके बाद वैल्यू एडिशंस करने से हेल्प होती है। तो ये मेरे सोर्सेज थे। उसके अलावा आप PYQs को सॉल्व कैसे करते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए सोसाइटी में। तो इसके लिए मैंने क्या किया था कि मैंने ऑब्जर्व किया था कि जो PYQs हैं वो बहुत ही ऐसे डायरेक्टली नहीं आ रहे थे सिलेबस से। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप PYQ और सिलेबस दोनों को लेके बैठें और देखें कि कौन सा जो क्वेश्चन है वो सिलेबस के कौन से पार्ट से पूछा गया है, उसका मैपिंग हो आपके पास। उसकी कंपाइल्ड PDFs भी टेलीग्राम पे आते हैं, बट मैंने खुद से ये चीज़ की थी और आई थिंक वो बेनिफिशियल थी। तो वो आप कर सकते हैं कि सभी जो PYQs हैं उनको लिखें और देखें कि सिलेबस की कौन से पोर्शन से क्या पूछा गया है।
एक बार जब ये हो गया तब आप अपने नोट्स में PYQ के सॉल्यूशंस को भी ऐड करिए। जैसे कि अगर किसी साल सेक्युलरिज्म पे कोई क्वेश्चन आया है तो उसमें जो डायमेंशंस पूछे गए हैं वो आपके बेसिक नोट्स में भी होने चाहिए और अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए। तो ये करना होता है। तो एक बार बेसिक नोट्स के बाद PYQs के सॉल्यूशंस भी आपको इंश्योर करने की नोट्स में इंक्लूडेड हों। उसके बाद आपको ब्रेनस्टॉर्म भी करना चाहिए कि अगर एक डायमेंशन पूछा जा चुका है तो अलग क्या डायमेंशंस हो सकते हैं। और लास्ट चीज़ मैं कहूँगी करंट अफेयर्स, क्योंकि सोसाइटी में डायनेमिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑल्दो बहुत रिपीटिशन भी होता है, जैसे कास्ट के ऊपर हर साल मतलब ऑल्टरनेट ईयर्स पे तो पूछ ही लेते हैं। इस बार 2024 में भी कास्ट, इंटरकास्ट मैरिज और इंटर रिलीजियस मैरिज पे क्वेश्चन था, तो वो एक रेपिटेशन था। सिमिलरली इस बार 2024 में रीजनलिज्म पे भी क्वेश्चन था। तो अगर आप PYQ के आंसर्स अच्छे क्वालिटी के लिखे होते हैं और सिलेबस के भी नोट्स बनाए होते हैं तो ये पॉसिबल हो पाता है कि वहाँ जब एग्जाम में आता है तो बहुत अच्छा कंटेंट बहुत कम टाइम में डिलीवर कर पाए। तो ये करना होता है। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स है वो भी तैयार करना होता है, क्योंकि ऑब्वियसली हर साल कुछ न्यू क्वेश्चन भी आते हैं। तो उसके लिए आप अगर न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं तो उससे हेल्प होती है। जो एडिटोरियल्स आते रहते हैं उससे आपको पता चलता है कि स्कॉलरली सर्कल्स में या नॉर्मली क्या परसेप्शन चल रहा है अपने सोशल डेवलपमेंट्स के बारे में। जैसे जब मैं तैयारी कर रही थी तो कुछ चीज़ें थी जो कि नहीं आई, बट मैंने जिन पे नोट्स बनाए थे वो था गेमिंग इंडस्ट्री इवॉल्विंग और बच्चों का सोशल मीडिया यूज़ करना। और हमारे इस बार 2024 के इकोनॉमिक सर्वे में भी देयर वाज अ टर्म, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द टर्म, बट इट वाज अबाउट द चाइल्डहुड बीइंग शेप्ड बाय डिवाइसेस। तो ये क्योंकि हमारी इकोनॉमिक सर्वे में था तो वो इम्पॉर्टेंट हो गया था, तो उस पर मैंने नोट्स बनाए थे। सिमिलरली जो हमारी गवर्नमेंट जिन चीज़ों के बारे में बात कर रही है वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से भी, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी है, तो इन चीज़ों पे भी आपके नोट्स होने चाहिए। तो GS1 में करंट अफेयर्स सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होता है और उसके लिए न्यूज़पेपर्स हेल्प करते हैं। मैगजीन्स आई डोंट थिंक, मैंने तो रेफ़र नहीं करी थी सोसाइटी के लिए, तो आई थिंक न्यूज़पेपर से करना ज़्यादा हेल्पफुल रहता है सोसाइटी के लिए। हिस्ट्री के लिए तो वैसे भी करंट अफेयर्स नहीं करना होता है और ज्योग्राफी के लिए भी नहीं करना होता है, तो एक सोसाइटी ही रहता है तो आप कर सकते हैं आई थिंक। और एक एक्स्ट्रा चीज़ जो मुझे लगता है सोसाइटी के आंसर्स में जिसने मेरी हेल्प करी वो ये था कि इंट्रोडक्शन से ही मैं कॉन्टेक्स्ट सेट कर दूँ। एक तो ये होता है कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते हैं, तो एक तो इम्पॉर्टेंट है कि जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तभी आप ये हैबिट बनाएं कि क्वेश्चन की डिमांड को समझने में टाइम दें। ऐसा ना करें कि कोई कीवर्ड दिखा और डायरेक्टली उस पर आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दी। डिमांड को समझिए और इस चीज़ की प्रैक्टिस करिए तो वहाँ एग्जाम में भी हो जाता है। एक बार आपने ये चीज़ सीख ली कि डिमांड में क्या पूछा जा रहा है, उसके बाद आप कॉन्टेक्स्ट सेट करिए करंट अफेयर्स से। तो जब आप सोसाइटी के आंसर्स में स्टार्ट रेलेवेंट चीज़ से करते हैं जो कि हम आसपास न्यूज़ में देख रहे हैं, तो आई थिंक जो कॉपी चेक करते हैं उनको अच्छा लगता है ये देख के कि अच्छा ठीक है, कुछ रेलेवेंट बात हो रही है, कुछ इंटरेस्टिंग है, कुछ कैची है। तो ये मैंने किया था एंड आई थिंक इट पेड मी ऑफ। तो दिस कैन बी डन। और एक और चीज़ है कि सोसाइटी में सोसाइटी के पोर्शन को GS2 के सोशल जस्टिस के पोर्शन के साथ भी तैयार करिए, क्योंकि इस बार कुछ क्वेश्चन आए थे जैसे इक्विटी और जस्टिस पे GS1 में आए थे। नॉर्मली हम ये GS2 में एक्सपेक्ट करते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि ट्रेंड किस तरफ मूव हो रहा है। अभी ऐसा ट्रेंड है कि GS1 और 2 के क्वेश्चन मिक्सड हो रहे हैं। क्वेश्चन GS2 और GS3 के और GS4 के सभी सब्जेक्ट्स आपस में मिक्स हो रहे हैं। तो आपके अप्रोच भी ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पे सब्जेक्ट्स को क्लब किया जा सके वहाँ पे क्लब कर दें। जैसे सोसाइटी को और सोशल जस्टिस GS2 को क्लब किया जा सकता है, तो दोनों को साथ में ही प्रिपेयर करिए और नोट्स बनाइए। इसका मतलब ये है कि आपने सोसाइटी का सिलेबस लिया और फिर GS2 के सोशल जस्टिस का सिलेबस लिया और इन दोनों ही सिलेबस को कवर किया अपने नोट्स बनाते टाइम। तो ये करना होता है, इससे हेल्प होती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट सोसाइटी। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आई थिंक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगेन इंपॉर्टेंट होती है। NCERT तो पढ़ते हैं 11th की, तो उसको अगर थरीली पढ़ा है तो वो हेल्प करती है। उसके अलावा उस जो NCERT होती है उसमें जो ह्यूमन ज्योग्राफी होती है वो उतना ज़्यादा फोकस नहीं है, तो इसीलिए अदर सोर्सेज को रेफ़र करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने PMFIS को रेफ़र किया था और मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। उसमें मेंस के पर्सपेक्टिव से जो कवरेज है वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है और चीज़ें आपको कवर करनी होती है, बट जितना कंटेंट है वो भी बहुत अच्छा है। उसको अगर अच्छे से कर लें तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं। बट हाँ, मैंने उसको PMFIS को कवर करने के बाद भी कुछ एस्पेक्ट्स को अपनी ओर से कवर किया था। कवर कैसे किया था कि मैंने PYQs लिखे थे और जो क्वेश्चंस पूछे गए थे सिलेबस से उसके तो एक तो मैंने मॉडल आंसर्स अच्छे से बना लिए थे, उसमें वैल्यू एडिशंस किए थे इंटरनेट से, न्यूज़पेपर से। उसके अलावा जो प्रोबेबल थीम्स हैं आगे जो पूछे जा सकते हैं उससे
से वो भी प्रिपेयर कर लिया था। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि सिलेबस में टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज। अब उससे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था इंडिया की नेचुरल वेजिटेशन के रिसोर्सेज के बारे में एंड व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इट। तो जब मैंने ये क्वेश्चन देखा और मैंने ब्रेनस्टॉर्म किया तो मुझे लगा कि अगर नेचुरल वेजिटेशन को रिसोर्स की तरह कंसिडर करते हैं तो वाटर को भी एक रिसोर्स की तरह कंसिडर कर सकते हैं या सोलर एनर्जी को भी कर सकते हैं। तो मैंने इस पर भी नोट्स बनाए और देखिए इस बार 2024 में वाटर के ऊपर क्वेश्चन आया था। ऑल्दो वो डिफरेंट था कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हैज़ बिन डिक्लाइनिंग, लेकिन मेरे क्योंकि वाटर पे नोट्स थे तो उससे मेरी हेल्प हुई थी। तो अगर आप ब्रेनस्टॉर्म करते हैं PYQ के बेसिस पे कि कहाँ फर्दर पूछा जा सकता है और ये प्रोसेस आप खुद से करते हैं, किसी मतलब कोई कंपाइलेशन को नहीं उठाते हैं, खुद से करते हैं तो हेल्प करता है। तो दिस कैन बी डन टू हैव एन एज ओवर अदर्स। So this was it about my geography strategy. My sources were PMFIS and I referred to internet also for covering those loopholes which were not covered by PMFIS. Now the last thing in GS1 remains history. So history was my optional. So it was it is like not fair for me to talk about it. But still अगर मैं कुछ suggestions देना चाहूँ तो वो तो ये होंगे कि क्योंकि GS1 में आपको बहुत एनालिसिस नहीं दिखाना होता है, फैक्ट्स पे फोकस करना होता है। उसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप फैक्ट्स लर्न करें। फैक्ट्स को लर्न करने के लिए फ्लैश कार्ड्स का ज़रूर यूज़ करिए हिस्ट्री में। जैसे डायनेस्टीज़ हैं उनके नाम अर्ली मिडिवल में स्पेशली जो डायनेस्टीज होती हैं बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती हैं, और जो किंग्स के नेम है जो प्रोमिनेंट किंग्स हैं उनको याद करने के लिए, और टेम्पल के जो एग्जाम्पल्स हैं कि कौन से टेम्पल में कौन सा आर्किटेक्चर यूज़ किया है। इस बार जैसे पल्लव आर्किटेक्चर और आर्ट फॉर्म्स पे पूछा गया था, तो वहाँ पे अगर आप डिफरेंट टेम्पल्स को कोट कर पाते हैं तो उससे मार्क्स मिलते हैं। तो वो करने के लिए आप फ्लैश कार्ड्स यूज़ करिए हिस्ट्री के लिए। उसके अलावा हिस्ट्री में एविडेंसेस और सोर्सेज पे अगर आप फोकस कर पाते हैं तो वो अच्छा रहता है, इवन GS के पर्सपेक्टिव से भी। तो अगर आप कोई पॉइंट लिख रहे हैं वैदिक एज के बारे में तो आप मेंशन कर सकें कि वो कौन से टेक्स्ट बुक से उठाया गया है। जैसे अगर आप पुरुष सूक्त हाइम के बारे में बात कर रहे हैं तो आप लिख सकें कि वो ऋग्वेद की 10th बुक से मतलब वो उसका मेंशन है, वो हाइम वहाँ पे है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है और एक वहाँ पे आपको शायद एडिशनल मार्क्स मिल सकते हैं। तो अगेन इसके लिए भी फ्लैश कार्ड्स यूज़ करिए इन चीज़ों को रोट लर्न करने के लिए। तो हिस्ट्री के लिए ये होगा। ऑब्वियसली हिस्ट्री को इग्नोर मत करिए क्योंकि अगर उसका आपका कवरेज अच्छा होता है तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं। इस तरह से GS1 में आप तीनों सब्जेक्ट्स पे अगर इक्वली फोकस कर पाते हैं और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, कुछ सेक्शनल टेस्ट और कुछ फुल लेंथ टेस्ट लिख लेते हैं तो अच्छा स्कोर किया जा सकता है। तो अगर किसी को मुझे कांटेक्ट करना है किसी स्पेसिफिक डाउट से रिलेटेड तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और मेरी ईमेल आईडी है aditidube197@gmail.com। फाइनली मैं DKT प्लेटफॉर्म को थैंक यू करना चाहती हूँ। मेरे प्रिपरेशन डेज में भी DKT ने बहुत हेल्प करी थी टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज़ को रेफ़र करने के लिए। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।